नमस्कार, खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की सामाजिक एकता और राजनीतिक समझ पर सवाल खड़ा करता है। हिंदी का बहिष्कार या सियासी औजार? क्या मराठी अस्मिता के नाम पर छेड़ी गई ये मुहिम सच में भाषाई अधिकारों की लड़ाई है या फिर चुनावी हार के बाद राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद? कभी एक दूसरे के धीर विरोधी रहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब एक मंच पर साथ नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये मराठी एकता दिल से है या फिर जमीन खिसकने का डर इन भाइयों को मजबूरी में एक कर रहा है? एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा गैर मराठी लोगों की पिटाई के वायरल वीडियो ने इस बहस को और भी गर्मा दिया है। क्या भाषा के नाम पर हिंसा जायज है? क्या लोकतंत्र में असहमति का ये तरीका स्वीकार्य है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भाषाओं को जोड़ने की बजाय तोड़ने का जरिया बना रहे हैं? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये वीडियो बहुत कुछ कह जाते हैं। यानी महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी बनाम हिंदी को लेकर सियासी कुरुक्षेत्र बन रहा है। सवाल ये है, क्या ये हथियार खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस दिलाने की कवायद है या फिर मराठी मानुष के खुशहाल जीवन की लड़ाई? इस भाषाई विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता को लेकर मुंबई में रैली की और एक मंच से मराठी का नारा बुलंद किया। कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने कुछ ही दिनों पहले एक दूसरे से हाथ मिलाया है। 20 साल पहले राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए थे। उनका ख्वाब अपने चाचा बाला साहब ठाकरे की तरह किंग मेकर बनना था, लेकिन वे महाराष्ट्र में ना तो किंग बन पाए और ना ही किंग मेकर। उनकी पार्टी गठन के बाद से ही राज्य की राजनीतिक बिसात पर घिसट घिसट कर चल रही है। 2024 के चुनाव में तो उनका खाता भी नहीं खुला। उधर शिवसेना के विखंडन के बाद उद्धव ठाकरे को भी अपनी राजनीतिक जमीन खिसकते दिख रही है। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। इन हालातों को देखकर तो यही लगता है कि दोनों भाइयों को मजबूरी में साथ आना पड़ा। खरं तर हा प्रश्नच अनाठाई होता, काही गरजच नव्हती। हे कुठून अचानक हिंदीचं आलं मला काही कळलं नाही मला। आणि हिंदी कशासाठी? हिंदी कोणासाठी? हिंदी त्या लहान लहान मुलांवरती जबरदस्ती करताय तुम्ही। कोणाला विचारायचं नाही, शिक्षण तज्ञांना काही विचारायचं नाही, कोणाला काही विचारायचं नाही। बस आमची सत्ता आहे, आमच्याकडे बहुमत आहे, आम्ही लादणार। भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। महाराष्ट्र में भाषाई राजनीति नई बात नहीं है। 1966 के आसपास मुंबई की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्रियों का घटता महत्व गंभीर चिंता का विषय था। इसी आधार पर शिवसेना का जन्म हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महाराष्ट्र में ही भाषाई राजनीति होती है। दक्षिण भारत में भी जब जब चुनाव आते हैं, हिंदी विरोध से राजनीति चमकती है। धरतीपुत्र कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने तो अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पीछे उनके अपने तर्क थे। उधर बीजेपी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करती है, लेकिन पिछले समय गृह मंत्री अमित शाह भी अंग्रेजी को लेकर एक विवादित बयान दे चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सुधार कर लिया। लेकिन महाराष्ट्र में अब ठाकरे ब्रदर्स के उदय ने राज्य सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है, खासतौर पर उनके उग्र आंदोलन और गैर मराठी के साथ मारपीट को लेकर। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है
उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने भी एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा गैर मराठी की पिटाई को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। संस्कृति और पहचान के नाम पर शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता दिख रहा है। सवाल सिर्फ मराठी बनाम हिंदी का नहीं है, बल्कि उस राजनीति का है जो जनता के असली मुद्दों रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था से ध्यान भटकाकर भावनाओं को भुनाने में लगी है। आज जब देश एक श्रेष्ठ भारत की बात कर रहा है, तब महाराष्ट्र की सड़कों पर भाषा के नाम पर मारपीट और नफरत चिंता का विषय है। राजनीति में असहमति हो सकती है, पर सामाजिक एकता के ताने बाने को तोड़ना किसी भी दल के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। क्या ठाकरे बंधुओं की ये मराठी एकता वाकई भाषा और संस्कृति की रक्षा है, या फिर सियासी जमीन तलाशने की आखिरी कोशिश? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, महाराष्ट्र की आत्मा को भाषाई विभाजन नहीं बल्कि समावेशी सोच ही बचा सकती है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। देखिए, तो हिंदी के बहिष्कार की बात हो रही है, सियासी औजार की तरह इसको देखा बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं हैं और जिस तरीके से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए हैं, उनको लगता है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। एक पक्ष कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि कोई गलत करता है तो उसको कान के नीचे लगा भी देना चाहिए। मुझे समझ में ये नहीं आता कि सिर्फ भाषा को लेके ये लड़ाई हो ही क्यों रही है। वाकई में इसके पीछे कोई और वजह है? हम और इस चर्चा पर सीधे चलेंगे, कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उसको कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए। और मराठी अगर नहीं आती है तो उनको मराठी बोलना ही चाहिए। इसी तरह की भूमिका रखना ठीक नहीं है। कल ऐसे भी कोई लोग बोल सकते हैं कि तुम हिंदू बोलो ना, हिंदी बोलो, नहीं तो फिर तुमको पिटाई करेंगे। तो तुमको ये दादागिरी करने के लिए आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी भी अगर इसमें उतर जाएगी तो दादागिरी को उत्तर हम दे सकते हैं। मेरा माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को निवेदन है, इसी तरह की गुंडागर्दी करने वालों को फौरन अरेस्ट करना ही चाहिए। वो भाषा के लिए नहीं मिल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए मिल रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दिल जुड़े होंगे या वैचारिक मतभेद समाप्त हुए होंगे। महाराष्ट्र में आज भाषा का विवाद चल रहा है। मेरा को प्रश्न, और मैं चाहूंगा कि ये उत्तर दें कि हमारी जो गीता है वो संस्कृत में लिखी हुई है और जो कुरान है वो अरबी में लिखा हुआ है। इसका मतलब वहाँ कोई कुरान नहीं पढ़ सकता? इसका मतलब ये मंदिर और मस्जिदें वहाँ की बंद करवाएंगे? या जिस प्रकार की ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जाके लोगों को मार रहे हैं, उनको भी मारेंगे, उनको भी पीटेंगे? तो वाकई में देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनका ये
जो मराठी टूल किट है, क्या ये चलेगा? इसे एक्सेप्ट करने लायक प्रतिक्रिया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखती है। और असल में वाकई में यदि इस देश में रहते हुए यदि हमें सिर्फ भाषा पर बात करनी है तो मुझे लगता है किसी पर कोई थोपने का राइट नहीं होता है। ये कहाँ से पूरा मामला आया ये हम और आप जानते हैं। जब इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कराया गया था कि उस विषय को भी रखा जाएगा, उसके बाद से तमाम चीज़ें हुई, बाद में इसको वापस किया गया, तब से ये चीज़ें चल रही हैं। विवाद तब ज़्यादा गर्मा गया जब किसी के मराठी ना बोलने पर आपने उनमें थप्पड़ जड़ दिए और इसके बाद ऐसे और सारी तस्वीरें आई। तो ये तो सरासर गलत है। देखिए, कोई सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा एक अलग बात है, लेकिन इस चीज को एग्री करना बहुत जरूरी है कि कोई यदि यहां आ जाए और हम उसे थप्पड़ मार दें सिर्फ इस वजह से कि आपको हिंदी बोलनी है, आपको मराठी नहीं बोलनी है, तो फिर कैसा लगेगा। तो मुझे लगता है कम से कम इस पर तो विचार कर लीजिए। आपकी मराठी भाषा को कोई छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन आप यदि खुद थोप रहे हैं और एक प्रेशर या दबाव बना रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गोपाल पांडुरंग तिरमारे। गोपाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी का पक्ष रखेंगे अनीस गढ़वे। अनीस जी, आपका भी बहुत स्वागत है, हालांकि हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारती। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत वैसे तो अनीस जी से करनी थी, अनीस जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। गोपाल जी, आपसे करूंगी चर्चा की शुरुआत। मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने? गोपाल जी, अनम्यूट करिएगा सर। हाँ, अनम्यूट है। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। गोपाल जी, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, कोई एक मंच पर आ जाए, दो भाई मिल जाएं, हमें किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वीडियोस आए, जो बातें आ रही हैं, मराठी ही बोलो नहीं तो हम मुंह तोड़ देंगे, हम कान के नीचे बजा देंगे, हम थप्पड़ मार देंगे, हमें यदि मराठी को बचाने के लिए कोई गुंडा बोलता है तो हाँ हम गुंडे हैं, ये कि किस टाइप का मुंबई महाराष्ट्र है? मुझे समझ नहीं आता। और इस चीज को रोकने के लिए मुझे लगता है स्टैंड लेने की जरूरत है। मराठी है, आप खूब पूजिए, आप रखिए, आप 24 घंटे बोलिए, आपके यहाँ जितने लोग हैं सब बोले, लेकिन जिन्हें नहीं आती है या जिन्होंने नहीं बोला या जो नहीं बोल पाए, क्या आप उन्हें मारेंगे? सर, ये मुझे लगता है इसके लिए कड़ा एक स्टैंड लेने की जरूरत है। कैसे आप इस पूरे विषय को लेते? देखिए, ये मराठी भाषा जो है ये बहुत प्राचीन भाषा है और वो समृद्ध साहित्य वाली भाषा और साहित्यिक परंपरा वाली ये मराठी भाषा है और 2000 से भी ज्यादा साल पुराना इतिहास ये भाषा को है। महाराष्ट्र में 70% से भी ज्यादा लोग मराठी बोलने वाले लोग ये महाराष्ट्र में रहते और महाराष्ट्र में मराठी भाषा का स्थान प्रथम था, प्रथम है और प्रथम रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों ने, सभी नागरिकों ने, सभी भाषा बोलने वाले लोगों ने मराठी का सम्मान करना जरूरी है, मगर बाकी भाषा और हिंदी भाषा का विरोध करके कोई बाकी भाषा बोलने वाले लोगों पर जोर जबरदस्ती करके, उनको मारपीट करके, दंगा फसाद करके वहां पर फसाद निर्माण करना, ये बात बराबर नहीं है। और ये इस पर हमारे मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस साहब है, इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि ऐसा भाषा का विरोध करके, भाषावाद निर्माण करके वहां पर दंगा फसाद या कोई भी कायदा हाथ में ले नहीं सकता, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा स्टैंड क्लियर कट महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया हुआ है। देखिए, आज जो वो दोनों ठाकरे एक जगह आए, वो पारिवारिक मिलन उनका हुआ, इस पर किसका ऐतराज नहीं है। दो परिवार के सदस्य एक जगह आए, वो अपनी राजनीति करे, इस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं है, मगर वो भाषा हिंदी और बाकी भाषा का तिरस्कार करके, विरोध करके महाराष्ट्र में मराठी अमराठी वाद निर्माण करके चुनावी और जो महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, वो चुनावी मुद्दा बना के वो यहाँ पर भाषावाद निर्माण करके वहां पर चुनाव में फायदा लेने का जो उनका मंसूबा है वो बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, अपन महाराष्ट्र में रहने वाले लोग जब बाहर राज्य में जाते हैं, वहां पर वो वहां के स्टेट की भाषा बोल नहीं सकते और बाकी स्टेट में जब महाराष्ट्र के लोग आते हैं वो भी यहाँ की भाषा बोल नहीं सकते। वो रोजी रोटी के लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए, उधर से लोग इधर जाते हैं, वहां से उधर जाते हैं,
और पूरे स्टेट में देश के बाकी स्टेट में भी अगर ऐसा होगा कि भाषावाद निर्माण करके एक पर अगर ऐसा मारपीट करेंगे, ऐसा दंगा फसाद करेंगे, तो इससे देश की शांतता पूरी भंग होने वाली है। हिंदी जो है अपनी राजभाषा है, ज्यादा से ज्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी का विरोध करना बहुत गलत चीज है, क्योंकि देखिए जब बाकी राज्यों में भाषा बोली जाती है, यहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है। ये जो इतर राज्य के और महाराष्ट्र के लोग जब एक जगह आते तो उनका संभाषण जो है वो तो ठीक ये है। कॉमन भाषा में संभाषण होना जरूरी है। तो वो हिंदी का विरोध करना यहाँ पर बहुत गलत है। महाराष्ट्र में ये भाषावाद निर्माण करके, और देखिए उद्धव ठाकरे सरकार का दोगलापन देखिए। 16 अक्टूबर 2020 में जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी, जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, तो वहां पर सुधाकर माशेलकर कमेटी ने अपना अहवाल वहां पर कैबिनेट के सामने रखा कि पहले से 12वीं तक हिंदी और मराठी बोलने की सक्ति करना जरूरी है। ऐसा अहवाल सुधाकर माशेलकर कमेटी ने तो महाविकास आघाड़ी के सरकार कैबिनेट के सामने रखी और उद्धव ठाकरे साहब के सिग्नेचर से वो अहवाल वहां पर मान्य किया गया। और उसी अहवाल को लेकर अभी युति के सरकार ने यार वहां पर पहली से 12वीं तक हिंदी ये जो भाषा है, ये तीसरी भाषा लागू करने का निर्णय यहाँ पर सरकार ने लिया था। अभी जो निर्णय उद्धव ठाकरे सरकार ने लिया था उस निर्णय पर यहाँ पर क्या निकला, और अभी वो वहां पर यहाँ पर उसका विरोध कर रहा है। ऐसा दोगलापन उद्धव ठाकरे सरकार ने यहाँ पर किया हुआ है, उद्धव ठाकरे ने किया हुआ है। ये महाराष्ट्र की जनता पूरी देख रही है। महाराष्ट्र की जनता होशियार है, मराठी मानुस बहुत होशियार है। उनको जब लगा देखिए महाविकास आघाड़ी में शामिल होने से पहले शिवसेना कट्टर हिंदुत्ववाद का राजकारण करती थी। स्वर्गीय हिंदू उदय सम्राट गोपाल जी, सारी चीजें एक तरफ हैं, मैं तो बस इतना जानती हूँ इस चीज पर सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कानून प्रशासन और सरकार के आगे किसी की इतनी चलेगी। जिसे गुंडे बताना है वो गुंडे बताते रहिए, लेकिन ऐसे गुंडे लोगों के लिए कानून है, प्रशासन है, उस पर स्टैंड लेने की जरूरत है। आप किसी पर इस तरीके से एक हाथ नहीं उठा सकते। हम बस इस विषय पर हैं। अभी मैं वापस आऊंगी, आपके पास बहुत सारे मेहमान हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी से। शिवानंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी। शिवानंद जी, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मतलब कोई और मुद्दा नहीं मिला कि हिंदी के पीछे पड़ गए? मतलब हिंदी हिंदुस्तान ने क्या बिगाड़ दिया? चलिए मान लिया कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ साउथ का, बहुत मानते हैं और सबको मानना चाहिए, अच्छी बात है, आप बिल्कुल सम्मान करिए अपनी भाषा का, अपनी मदर टंग का, आप सब चीज़ का सम्मान करिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना सर कि किसी दूसरे को वो भाषा नहीं आती है तो उसे सरेआम आप थप्पड़ जड़ देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साउथ में जाते। मैं ये बातें इसलिए आज रख रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ पढ़े, मैंने बहुत सारे बयान पढ़े, तो सबने ये खास तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से ये बात आई है और उन्होंने कहा कि आप साउथ को देख लीजिए। उन्होंने बीजेपी के लिए भी बहुत कुछ कहा कि मिशनरी स्कूल से आडवाणी जी पढ़े हैं, तब तो कोई बातें नहीं आई थी, आप लोग हिंदी की अनिवार्यता की बात क्यों करते हैं? हमें हिंदुओं से दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा थोपेंगे तो हमें इससे दिक्कत है, हमारी मराठी प्रायोरिटी है, वो रहेगी। तो भाई रखिए ना प्रायोरिटी में। लेकिन आप यदि किसी को मराठी नहीं आती है तो क्या मार देंगे? और फिर उस पे भी, वीडियो पे भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि किसी को मारना नहीं है, यदि कर दिया है तो कर दीजिए, वीडियो मत बनाइए। मतलब ये तो मतलब समझ से परे है कि क्या हो गया ऐसे लीडर्स को। राखी जी, सब पैनलिस्ट को गुड इवनिंग, और आपने हमको बोलने का समय दिया, थैंक यू। राखी जी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई एक साथ आए तो हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हम स्वागत करते हैं। हिंदी भाषा का हम कभी भी विरोध नहीं किया है, ना करेंगे। मुंबई किसी बाप का नहीं है, मुंबई या महाराष्ट्र किसी का बाप का नहीं है। भाईचारा से रहना चाहते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कोई भी मुंबई में आके रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी हाथ उठाए तो कानून है, कानून कार्रवाई करेगा। देवेंद्र पंडित जी क्या कर रहे हैं? देवेंद्र पंडित जी जिम्मेदारी लेके रिजाइन देना चाहिए। देवेंद्र पंडित जी इधर अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे जी को लेके पार्टी चला रहे हैं। मैच फिक्सिंग सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ, आप कर क्या रहे हो? कानून क्या कर रहे हो? अगर दोनों भाई अगर एक साथ आया तो बीजेपी को इतना मिर्ची लगने की जरूरत ही नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी अच्छा काम किया, आरएसएस ने अच्छा काम किया, तो उद्धव गुट तोड़ने की कोई जरूरत नहीं था। शरद पवार गुट राष्ट्रवादी तोड़ने की कोई जरूरत नहीं था। इनका सब असफलता है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं, महंगाई चरम पर है। किसान देखिए, परसों ही सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें किसान का 767 किसान सुसाइड किया है। राखी जी, ये बहुत दुर्भाग्य है। ये महाराष्ट्र में, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर कर्म भूमि में जिस तरह से ये लोग जो कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी जो मैच फिक्सिंग करके ईवीएम सरकार, ब्लैक एंड व्हाइट सरकार, ईवीएम, सीबीआई, ईडी सरकार, मैं निंदा करना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी तुरंत जिम्मेदारी लेके रिजाइन देना चाहिए। आज देखिए, लाड़की बहन योजना 2100 रुपए आदरणीय एकनाथ शिंदे जी बोला था, तो एकनाथ शिंदे जी का इलेक्शन जैसा हुआ, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने 21 रुपए हम नहीं देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, एकनाथ शिंदे जी का है। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के दोनों में टकराव चल रहे। इस टकराव में लाड़की बहन योजना फेल हो गया। 1500 रुपए देने का तय हुआ था, उसमें से 53% इन्होंने कैंसिल कर दिया। किसी के पास स्कूटी है, किसी के पास इनकम टैक्स है। शिवानंद जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोगों ने। शिवानंद जी, ये सारी बातें एक तरफ, जो सब्जेक्ट है मैं उस पर ये नहीं समझ पा रही हूँ आपकी बात से कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। देखिए, मराठी मानुस अस्तित्व के लिए, मराठी के लिए हम कभी भी, मराठी का अस्तित्व महाराष्ट्र और मुंबई हमारा है, हिंदुस्तान का है, और 100% हम किसी को मार रहे तो हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, जिंदगी में नहीं करेंगे। ना मैं रहूं ना रहूं, किसी के ऊपर कायदा कानून हाथ में लिया तो इसके जिम्मेदारी लेके देवेंद्र फडणवीस जी कार्रवाई करना चाहिए। उनका ही एक मंत्री होम मिनिस्टर धमकी दे रहे, मराठी में बात करो, ये कदम साहब होम मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी की, उन्होंने खुद बोल रहे मराठी में बोलो, ये गलत है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्या है राखी जी, देखिए सम्मान सबका होना चाहिए, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अपने अपने है। हाँ, एक है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें एक राखी जी मेरे को स्पष्ट दिख रहे, जो पहलगाम में 28 माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ा गया, जो भारत पाकिस्तान युद्ध का दिशाहीन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप 22वां बार बोल दिया कि मैंने सीज फायर रुकाया भारत पाकिस्तान का। आदरणीय देश के पंतप्रधान मेरा भी है, आपका भी है, 140 करोड़ जनता का है। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी सबके सामने आके बोलना चाहिए, नहीं डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, डरे हुए, धमका है, अदानी को तो नहीं बचा रहे। इन्होंने दो लोग बेच रहे, 2 लोग ले रहे, मैं निंदा करता हूं। और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों एक साथ आ रहे, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसका मैं विरोध करता हूं। किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, किसी के ऊपर अन्याय होने नहीं देंगे राखी जी। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, किसी के ऊपर अन्याय हो तो उनके साथ हम खड़े रहेंगे। इनका एक कैबिनेट मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मस्जिद में घुस के माता है बोला था, तब देवेंद्र फडणवीस जी क्या किया, उसका आंसर है, बीजेपी को प्रवक्ता को पूछिए क्या कर रहे हैं, आंसर भी लूंगी। ठीक है शिवानंद जी, फिलहाल तो रोक रही हूँ, सर रुकिएगा प्लीज। आज भी अलर्ट हुआ है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप पूछिए। ठीक है, अनीश जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अनीश जी हमारे साथ जुड़े नहीं है। यशी, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे विषय पे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, गठबंधन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, महाराष्ट्र की सियासत क्या कहती है, 2 भाइयों का मिलन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, गले मिलिए, लेकिन मूल रूप से जो आज ये विषय है और जिसके पीछे ये इतना बवाल हुआ, जो वीडियोज आए और हिंदी बनाम मराठी वो जो हो रही है, ये वाकई अस्मिता या सियासत, इसके पीछे क्या देखते? राखी जी, यही शिक्षा और अशिक्षा की बात आ जाती है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, फिर भाषा बहता नीर। ये सब चीज़ें हमको ये बताती हैं कि जब हम चलते हैं तो हर कोस पे कुछ किलोमीटर पे भाषा बदलती है, कुछ किलोमीटर पे पानी बदलता है। कहावत ये भी कहा जाती है, जो बहुत तजुर्बेकार होता है तो एक घाट घाट का पानी पिया है। मतलब जो जितना चला है, जितना समझा है दुनिया को, उसका अपना एक अनुभव होता है। और यहाँ वही बात हो रही है कि आप अगर ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र को काटना चाहते हैं, सीमित करना चाहते हैं भाषा के आधार पे, तो बिल्कुल करिए इसको कि हर व्यक्ति मराठी बोलेगा, मराठी सुनेगा, बाकी सब भाषाओं से काट दीजिए आप उसको। क्या ये सोचते हैं महाराष्ट्र के लोग?
मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि शिक्षा का बड़ा केंद्र हमारे राष्ट्रपति ज्योतिबा फूले जी ने जो शिक्षा की आग लगाई थी, जो ज्योति जलाई थी, जो सावित्रीबाई फूले जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो ज्योत जलाई थी, उस ज्योत को बुझाने का काम महाराष्ट्र के लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, ये कुछ संकुचित मानसिकता के लोग हो सकते हैं जो ये सोचते हो कि उनकी राजनीति चल जाएगी या इससे कुछ लोगों का फायदा हो जाएगा। इससे मुझे नहीं लगता, समाजवादी पार्टी को नहीं लगता कि भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे आप बात करके संकुचित मानसिकता के साथ के प्रदेश की, देश की उन्नति कर सकते हैं। राजनीतिक विचारधारा का कर सकते हैं कि एक छोटी सी विचारधारा को लेकर के आप एक किसी छोटे कोने पे कर सकते हैं, लेकिन पूरा महाराष्ट्र इसको स्वीकार करेगा ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। महाराष्ट्रियंस को जितना मैं जानता हूँ, मराठी भाषी को जितना मैं जानता हूँ, वो सबको लेकर के चलने वाली है। एक बेहतर भाषा है, एक अपनापन जोड़ती है, एक गलत के खिलाफ क्रोध भी दिखता है मराठी भाषा में। और मुझे जहाँ तक लगता है जितना सावित्रीबाई फूले जी ने अधिकार दिलाया, बाबा साहब ने जितना अधिकार दिलाया, महिलाएं वहाँ की जितनी ज़्यादा आक्रोशित रहती हैं या अग्रसर रहती हैं किसी भी गलत चीज़ों के खिलाफ में, न्याय के प्रति रहती हैं, ये सब हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। और इन सब चीज़ों से जो कृत्य ये चल रहे हैं कि भाषा के आधार पर किसी के साथ मारपीट करना, अराजकता फैलाना, ये सब अपने पूर्वजों की चीज़ों को दिए हुए को हम दफनाने का काम करा रहे हैं, तिलांजलि देने का काम कर रहे हैं। अब जो भी चाहता है कि हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें विरासत हमको दी है, विरासत को अगर हम ख़त्म कर दें तो वो बिल्कुल करें, उनका ये अपना काम है, लेकिन हम विरासत ख़त्म होने नहीं देंगे, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं अपना खुद का राखी जी का अनुभव बताता हूँ। मैं पूना जाया करता था हर साल, और पूना जाने का मेरा एक कारण था, वहाँ पर एक ऑफिस था जहाँ मेरा 3-4 घंटे का केवल काम रहता था। अब मैं जाता था 3-4 घंटे, सुबह पहुँच जाता था और 3-4 घंटे में मैं फ्री हो जाता, यानी लगभग 12 बजे 2 बजे में दोपहर में फ्री हो जाता था। एक दिन मैं बस स्टैंड के पास में ऐसे ही घूम रहा था, मेरी आदत है मैं नए शहर में जाता हूं तो पैदल बहुत घूमता हूं, तो बस स्टैंड के आसपास में घूम रहा था, शिरडी की आवाज़ लग रही थी। मैंने पूछा कितनी दूर है, उन्होंने बताया इतना दूर रहेगा। जो गाड़ी पूना से भोपाल के लिए मिलती है वो मनमाड़ भी आती है, जो लगभग उतना ही है कि जितना मुझको शिरडी से दर्शन करके मैं आ जाऊँगा। मैं उस बस में बैठ गया, मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए शिरडी साई बाबा के। लगभग मैंने हर बार वही अनुभव रखा और वही तरीका अपनाया कि मेरा जैसे ही काम खत्म हो जाए मैं बस में बैठूं, शिरडी साई बाबा के दर्शन करूं, और ट्रेन जो मुझे अपनी पूना से पकड़नी थी भोपाल के लिए, वो मैं मनमाड़ से पकड़ता था और मैं भोपाल आ जाता था। एक बार मैं लग्जरी बस में बैठा और मेरी नींद लग गई, शिरडी नहीं उतरा, उसका जो भी लास्ट डेस्टिनेशन था मैं वहां पहुंच गया, और इतना पहुंच गया कि लगभग सुबह के 8 या 10 बज रहे थे। जब मैं उठा तो मेरे सामने सुबह जो अखबार बांटने वाले लोग रहते हैं, जो वेंडर्स रहते हैं, वो सारे थे, और मार्केट लगभग खुल गया था, जो छोटे स्तर का मार्केट था जहां बस खड़ी थी पार्किंग में। मैं हिंदी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन वहां ना किसी को हिंदी आ रही थी, ना वहां किसी को अंग्रेजी आ रही थी। मैं आज इस 25 साल लगभग पुरानी घटना की बात कर रहा हूँ, उस 25 साल में मैं आज तक ये नहीं जान पाया मैं कहाँ फंस गया था। और वो लोग मराठी बोल रहे थे, मुझे मराठी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं केवल ये बोलता रहा कि रेलवे स्टेशन बस स्टेशन। एक समझदार आदमी ने केवल मुझे इतना बताया कि अखबार को ले जाने वाली एक गाड़ी है, ये स्टेशन तक जाइए, आप इसमें बैठ जाइए। वो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था, मैं टूटी फूटी उसकी बात समझ पा रहा था। मुझे समझ में आ गया, मैं जलगांव एक भुसावल रेलवे स्टेशन पे जैसे तैसे पहुंच गया। मुझे आज तक नहीं मालूम कि मैं कहाँ पहुंचा। तो भाषा जो जोड़ने का काम करती है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे विद्रोह में हो, कि किसी तरीके कोई विद्रोह हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए हम सामाजिक एकता को जोड़ें, देश की उन्नति और तरक्की के लिए जोड़ें। अगर भाषा हमको जोड़ने का काम करती है तो वो ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से तोड़ने का काम करती है, जो मैंने अपना उदाहरण बताया, तो अगर तोड़ेगी तो हम कैसे जुड़ पाएंगे? ना हिंदी क्षेत्र से मराठी जुड़ पाएंगे, ना मराठी क्षेत्र से हिंदी जोड़ पाएंगे। और जो इतने हम जो हिंदू की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो जो हिंदू तीर्थ स्थल हैं, चाहे आप राम मंदिर अयोध्या की बात कर लें या काशी की बात कर लें, जहाँ देश के प्रधानमंत्री जहाँ से चुन के आते हैं, वो हिंदी भाषी क्षेत्र से मराठी कैसे जुड़ पाएंगे? फिर उसी तरीके से जो हमारे बड़े ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे त्र्यंबकेश्वर हो या नासिक हो या अन्य जो हैं, वहाँ से हिंदी लोग कैसे जुड़ पाएंगे? तो अगर हम इन सब चीज़ों से धार्मिक आधार पर देखें, सामाजिक आधार पर देखें और व्यापारिक स्तर, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई है, देश की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है, तो आर्थिक राजधानी अगर कट जाएगी तो कैसे देश का विकास होगा? इसका जवाब इन लोगों से लेना चाहिए। और जिस तरीके की भाषा नीतीश राणे, जो नारायण राणे जी के बेटे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देशद्रोही भाषा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी के ऊपर भी अहिंसक बातें, हिंसक बातें जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो करें। यही नीतीश राणे थे, पहले मराठी के लिए कुछ बोलते थे, अब सत्ता में आ गए तो मराठी के लिए कुछ और बोल रहे हैं। हिंदुओं को पीटे जाना, सनातनी को पीटे जाना, जो ये स्वयंभू ठेकेदार बने हुए हैं, ये इन्हीं का अपमान करता है और इनकी पोल खोल रहा है किस तरीके से सरकार चला रहा है। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी सुन पा रहा हूँ राखी जी। हाँ इंदुकांत जी देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन असल में हमें इस भाषा की लड़ाई को समझना पड़ेगा। और तब जब किसी की पिटाई हो जाए सिर्फ एक भाषा के लिए, ये बहुत आम बात हो जाती है कि हम आज कहीं भी जाते हैं और हमें यदि वहाँ की भाषा नहीं आती है और कोई हमें मार दे तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी गलती क्या है। हम यहाँ से साउथ चले जाएं, यदि हमें तमिल नहीं आती है और हमें समझ नहीं आ रहा, हम अपनी बात रख रहे हैं और सामने वाला हिंदी समझ रहा है, आप समझिए, उसके बाद हमें मार दे कि हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं लेकिन तुमको तमिल अरे आती नहीं है तो कहां से बोलेंगे भाई? आप कह रहे हो सीखने की कोशिश करो, हम रहेंगे साउथ में, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। तो ये जो मैं एक झगड़ा देख रही हूं आज वर्तमान में इस सदी में, मुझे ये बहुत शॉकिंग लग रहा है कि ये मतलब सिर्फ राजनीति के लिए आप कर रहे हैं या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप मराठी मानुष रहिए भाई, आपको मुबारक, लेकिन आप इस तरीके से व्यवहार तो मत करिए। कैसे देखते हैं आप इसको? राखी जी सबसे पहले 2 लाइनें इकबाल की पढ़ूंगा आपके दर्शकों के लिए। देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसके आगे जो लाइनें हैं देखिए, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब देखिए कितनी अच्छी लाइनें हैं, और ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और अनडिस्प्यूटेड है, इसमें किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, और उसमें हिंदी है हम वतन है। और अब बताइए, आजादी के बाद राष्ट्रभाषा बनाया गया हिंदी को, और उसका इस तरह से अपमान। सभी वक्ताओं ने आपके मंच पे पैनल में बोला कि सभी भाषाओं का सम्मान होना भी चाहिए, लेकिन ये कहना और हकीकत में जब मनसे के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और जानबूझ करके हिंदी बोलने वालों को पकड़कर, जो कमजोर व्यक्ति उसी को आदमी मारता है, मजबूत को मारने की तो हिम्मत नहीं है, वहां पिट जाने का डर होता है। जो निरीह आदमी है, कॉमन मैन, उसको पकड़ के आप पीट रहे हैं और वीडियो भी बनवा रहे हैं और उसको जारी कर रहे हैं। तो ये ठीक कहा कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद जी ने, ये मैच फिक्सिंग जैसा दिखता है कि पीटने वाला पीट रहा है, पिटने वाला बेचारा निरीह पिट रहा है, और जो सरकार में है वो तमाशबीन है, कहता है कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करता है कि उनको ले जाकर करके स्वागत सत्कार कर करके थाने से जमानत मिल जाती है। अगर आज उद्धव ठाकरे जी के बेटे की कहीं पिटाई हो जाती बनारस उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे ही जमानत हो जाती किसी की, और जमानत होने पर ऐसे ही पूर्ण शांति दिखती। आज फडणवीस साहब के बेटे या बेटी की पिटाई हो जाती तो ऐसी ही शांति होती, ऐसी ही कार्रवाई होती? कभी नहीं होती। ये बताता है कि इस देश में पहले दर्जे के, दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के नागरिक हैं। कहने के लिए हम सब भारत के लोग और सब बराबर हैं। अदरवाइज आप देखें कि एक घटना हुई मिस्टर केडिया की, जिन्होंने कहा कि भाई मैं 30 वर्ष से बंबई में हूं, ये भारत की आर्थिक राजधानी है, मैं हिंदी नहीं सीख पाया, मैं मराठी नहीं सीख पाया हूं, हिंदी में अपना कारोबार करता हूं, मैं कर रहा हूं, आपको जो करना हो करिए। अब ये सरकार को भी पता था और बच्चे के गुंडे क्या करेंगे ये भी पता था, लेकिन उनको छोड़ दिया गया पिटने के लिए। उनके ऑफिस पे पथराव हुआ, उसकी वीडियोग्राफी हुई और सारे मीडिया में चल रहा है, और लोग मुंछों पे ताव देकर ये काम कर रहे हैं। ये है में कानून व्यवस्था की स्थिति। और आपने देखा होगा आपके पैनल में किसी ने भी मनसे के इस गुंडागर्दी की नाम लेकर निंदा नहीं की, हिम्मत नहीं है, क्योंकि उस गुंडों से पिट जाने का डर इन लोगों को भी होगा, और अपनी राजनीतिक रोटी या अपना राजनीतिक वजूद भी खिसक जाने का डर होगा। भाई मराठी का सम्मान हो, तमिल का सम्मान हो, इसका कहीं ये अर्थ है क्या कि हिंदी का अपमान हो? और मैं तो कई बार ये कहता हूँ राखी जी, कई जगह डिबेट में मैंने ये बात रखी कि वो मराठी, जिस मराठी का की जो लिपि है वो देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, एक तरह से उससे तो हिंदी का संबंध, मतलब आप समझिए कि एक माँ संस्कृत की जननी है, दोनों आपस में बहनें हैं, और बहनों के बच्चों को इस तरह से पीटना मतलब इतनी शर्मिंदगी की बात है। और एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि इस देश में कभी आपने अंग्रेजी बोलने वालों को पीटते हुए देखा है?
ये गजब का चरित्र है। हम इतने गुलाम मानसिकता के हैं कि अपने देश की भाषा बोलने वालों को पीटते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों का कभी विरोध नहीं करेंगे। तो जो मैकाले 1826 में यहाँ आए थे और उन्होंने एक शिक्षा नीति बनाने की बात कही थी, ऐसी शिक्षा नीति जिसमें इस देश के लोगों को सदियों तक के लिए आने वाले समय गुलाम बना दें, गुलाम मानसिकता से ग्रस्त कर दें, और वो हम हो गए। और उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अंग्रेजी बोलने वाले का सम्मान और हिंदी क्षेत्र में मराठी बोलने वाले की कल से पिटाई होगी, और मराठी में महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले की पिटाई, जिसकी बहन के हम बच्चे उसकी पिटाई। तो आज आप ये सोचिए कि देश में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, सभी तय कर ले कि दूसरे इलाके से आने वाले भाषा बोलने वाले को हम पीटेंगे, तो देश कहाँ होगा। कल हमारे यहाँ आए मनसे के नेता बिना सिक्योरिटी के अगर हम उनको काशी में बनारस में पीटे तो कैसा लगेगा कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हिंदी। और आज बता दूं, ये शिवसेना के लोग जगह जगह पूरे देश में कहते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। मैंने देखा है बहुत नजदीक से पत्रकार के नाते राखी जी, देश में कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पे उठ नहीं पाए इसी बदतमीजी के चलते। आप महाराष्ट्र में मराठी की राजनीति की भावना से खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन देश की बात कहाँ करेंगे। आज देश कहाँ बसता है। जिस मराठा साम्राज्य के लोगों ने पूरे देश को अंग्रेजों से, मुगलों से बचाया, जिस शिवाजी को पूरे देश में लोग पूछते हैं, उस शिवाजी के वंशज इसी देश के दूसरे नागरिकों को पीटते हैं और विदेशियों का सम्मान करते हैं। थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देश कहाँ है। और लोग खाली जुबान में जुबानी सेवा लिप सर्विस करते हैं, हम मना करते हैं, हम गलत समझते हैं। अरे हिम्मत है तो जो लोग ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं, मंच से आज मनसे के नेताओं ने, राज ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने कहा हम गुंडागर्दी करेंगे, हम गुंडागर्दी करते हैं। अरे भाई, सबको तो आप सिखाते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति हो तो पुलिस में गुंडागर्दी करेंगे। गुंडागर्दी करने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर मराठी का अपमान होगा एक राइडर तो हम गुंडागर्दी करेंगे। तो भाई कल अगर मान लीजिए हिंदी का अपमान हो तो हम भी गुंडागर्दी करें। मतलब सब लोग गुंडागर्दी करें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ले, तो देश कहाँ होगा, लोग कहाँ होंगे, फिर हमारे देश की आत्मा का क्या होगा राखी जी। और आज एक चीज राज ठाकरे ने और कहा कि अगर कोई हमारे यहाँ आकर के हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदू का सम्मान है, हिंदी के खिलाफ हम। और उसी भाषण में वो कहते हैं कि किसी भाषा का हम अपमान नहीं मानते हैं। तो भाई इन दोनों भाषाओं में एक ही भाषण में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कैसे आती। बिल्कुल ठीक है। फिर हिंदी की क्या स्थिति। और एक आखिरी बात, अरे राखी जी, क्या आपको हमारी आवाज भी आ रही है? अनीश जी, मैं सुन नहीं पा रही थी, काफी देर से आप कनेक्ट हुए, बस इसके बाद अगला सवाल आपसे। जब आजादी के दिन क्राइस्ट विद जमा चाहूंगा, लेकिन अभी इससे ज्यादा नहीं सुन पाएंगे इनको, थोड़ा इनको भी रुकाइए, रोकिए इनको अभी, और थोड़ा हमें वक्त दे दीजिए, मुझे और एक डिबेट में जाना है, इनको रोकिए जरा। तो उसी समय ये नींव रख दी गई थी कि इस देश में, इस देश को भाषण सुना रहे अभी यहाँ पे, संस्कृति को मजबूत करने वाला कोई भाषा नहीं होगी आने वाले समय में। जिस दिन ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का भाषण दिया था पंडित नेहरू ने आजादी के बाद पहले भाषण। ठीक है इंदु कांत जी, चलिए वापस आऊंगी। हाँ अनीश जी, चलिए अपनी बात रखिएगा। बस एक सवाल है छोटा सा, क्या हो गया सर, क्या बिगाड़ दिया हिंदी बोलने वालों ने जो इतनी नाराजगी हो गई है। मैं भी हिंदी बोल रही हूँ, मैं महाराष्ट्र में, चलिए मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र आ जाऊं और मैं यदि हिंदी में आपसे बात करूं या मैं उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे से हिंदी में बात करूं तो क्या मेरे साथ अत्याचार कर दिया जाएगा? समझिएगा मेरे प्रश्न को, मैंने तो अपने ऊपर लेके एक एग्जाम्पल सीधे रख दिया। राखी जी, सबसे पहली बात, मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मैं एक बात यहाँ पे साफ साफ कहना चाहता हूँ राखी जी, एक गलत तरीके से बात को तोड़ मतोड़ के यहाँ पे, देखिए हम भी हिंदी बोलते हैं, हमारी हिंदी शायद आपकी हिंदी से उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं। हमने हिंदी सीखी, मैं आज तक कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश कभी नहीं गया, लेकिन मैंने हिंदी सीखी और मुझे हिंदी और मेरे बच्चों को भी हिंदी आती है और हमें गर्व है हिंदी पे। ऐसा नहीं है
कि यहाँ पे कोई हिंदी आ रहा। आज महाराष्ट्र में लाखों नहीं तो करोड़ों लोग उत्तर भारत से, मध्य भारत से, हिंदी प्रदेश से आके बसे हुए हैं और महाराष्ट्र को अपनाए हुए हैं। बात यहाँ पे उन राजनीति करने वालों पे है। देखिए महाराष्ट्र में ये सब कहाँ से शुरुआत हुआ, वहां से आप ध्यान दीजिए इन सब बातों को। आज पेरेंट्स की कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो स्टूडेंट्स के मतलब महाराष्ट्र के, अभी मैं कैसे उसको हिंदी में बयां करूं मुझे नहीं पता, लेकिन पेरेंट्स संगठन की तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा गया कि हिंदी को अनिवार्य कर दीजिए, आप थर्ड लैंग्वेज लेके आ जाइए। देखो महाराष्ट्र में मराठी, इंग्लिश ये लैंग्वेजेस है और 5वीं कक्षा के बाद हिंदी लैंग्वेज अनिवार्य है। और वो मैं मेरे बचपन से, और आप पता नहीं मुझे आप महाराष्ट्र से हो या उत्तर भारत से हो, मुझे मैं नहीं जानता, आप दिल्ली में बैठते हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि महाराष्ट्र में 5th स्टैंडर्ड के बाद हिंदी अनिवार्य है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो जूनियर केजी और सीनियर केजी के और 1st स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको हिंदी अनिवार्य कर दी गई। मतलब और छोटे छोटे बच्चों को तीसरी एक लैंग्वेज कंपलसरी कर दी गई। हमारी यही मांग है कि लैंग्वेज को आप कंपलसरी ना करें, आपको 5th स्टैंडर्ड के बाद हिंदी यहाँ पे बच्चे वैसे भी सीखते हैं, तो ये अनिवार्य करने का, ये जबरदस्ती करने का क्या है? हमने आज तक देखिए, और जो आप यहाँ पे वाकया देख रहे हैं वो मारपीट के, वो कोई राजनीतिक, उसको राजनीति की तरफ से ना देखे। कल जो भी हुआ मुंबई में मीरा रोड में, आपने अगर देखा रहेगा कि मराठी का अपमान किया गया वहां पे। हम आपसे अगर राखी जी एक सवाल पूछते, जैसे कि देखिए मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप मेरे से मराठी में बात करें क्योंकि आप नहीं जानते रहेंगे, मराठी उतने फ्लुएंट नहीं रहेंगे, लेकिन 40 साल महाराष्ट्र में बिताने के बाद अगर मैं आपको एक सवाल करूं कि राखी जी आप कैसे हो, जिसे मराठी में कहा जाता है राखी जी तुम्ही कशे आहात, और अगर मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि सिर्फ इतना कहिए मैं बहुत अच्छी हूं, जिसको मराठी में कहते हैं मी खूब छान आहे, अगर आप एक वर्ड भी बोलेंगे ना तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन सामने वाला बोलेगा अरे नहीं आती मुझे मराठी, अरे नहीं सीखनी मुझे मराठी, इस तरह से देखो ये वो एक ऐसे पर्सनल सिचुएशन हुई जहां पे एक्शन का रिएक्शन हुआ। यहाँ पे इन्होंने गाना गाया, हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा। अरे हम भी हिंदी का आदर करते हैं, हिंदी भाषा का आदर करते हैं, लेकिन आपने छत्रपति शिवाजी का नाम शिवाजी करके लिया, वहां पे आपका हमें डिक्की में आ गया कि आप कितना प्यार करते हो। देखिए यहाँ पे कोई किसी को मारपीट नहीं करना चाहता और ना ही कोई करेगा, ना ही इस मारपीट का समर्थन होगा। लेकिन सबसे पहली बात इसको हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की राज्य भाषा का, जिसको अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया, उसका सम्मान रखना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं। आज उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, मध्य, आज सारा भारत मुंबई में बसता है, महाराष्ट्र में सारा भारत आके बसा हुआ है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये अभी जानबूझकर मुंबई इलेक्शंस हो, मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए ये जो कांड कराए जा रहे हैं और जानबूझकर इनको मीडिया में इस तरह से दिखाया भी जा रहा है। देखिए राखी जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपने मीरा भाईंदर का इंसिडेंट कल का कितना सुना मुझे नहीं पता, लेकिन मीरा भाईंदर का इंसिडेंट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, अभी मैं मनसे की तरफ से तो हूं नहीं, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उस व्यापारी के बीच में एक सुलह हो चुकी थी। उनके बीच में एक वो मैटर खत्म हो गया था, लेकिन वहां का बीजेपी का एमएलए रातों रात सबको फोन करता है, नहीं बोलता इसको गर्म करो, ये राजनीति का मुद्दा है, रातों रात इसको गर्म किया जाता है और दूसरे दिन सुबह सारी दुकानें बंद रख के मोर्चा निकाला जाता है। जानबूझ के मोर्चाओं में मराठी के खिलाफ नारे दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं राजनीति देखता हूँ। शायद ये इंदुकांत दीक्षित अभी मुंबई महाराष्ट्र से कि मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने लानत है डूब मरना चाहिए, अगर इंदुकांत दीक्षित जी आपकी भाषा हो और आपकी भाषा को आपके सामने कोई नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? इतने तो ठंडे दिमाग के हम भी नहीं है। हाँ ठीक है, इंदुकांत जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा, समय बड़ी तेजी से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप है, उनसे जवाब लेना। बड़ी बात क्या है कि अभी अनीश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि तीसरी भाषा के तौर पर हमने कहा कि आप कोई भी भाषा, हिंदी या कोई भी भाषा लागू मत करो, लेकिन इसी देश में यूपीए 1-2 में जब कपिल सिब्बल जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने जर्मन और फ्रेंच लागू कर दिया केंद्रीय विद्यालय में, सीबीएसई में, तो अब तो कहीं स्वर नहीं आया।
मतलब आप सोचिए, जर्मन के लिए, फ्रेंच के लिए, अंग्रेजी के लिए कहीं कोई विरोध नहीं, हिंदी के लिए विरोध है। और ये तो मैं सरकार की भी बहुत कमजोरी मानता हूं कि उन्होंने अगर अनिवार्य नहीं किया था हिंदी। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑप्शनल रखा गया थर्ड लैंग्वेज, और ये माना गया है सिद्धांततः कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की एक भाषा और दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की एक भाषा, वो प्रीडोमिनेंटली जो कि हिंदी उत्तर, जिससे एकजुटता हो, आपस में तार जुड़े। आपको याद होगा माननीय मुलायम सिंह के समय में एक उन्होंने चलाया था कि हर राज्य के लोग अपनी भाषा में चिट्ठी लिखेंगे दूसरे राज्य को, जिससे सारी भाषाओं के जानने वाले लोग सीखे एक दूसरे को। लेकिन आप ये देखिए मजे की बात कि विदेशी भाषाओं का, फ्रेंच का, जर्मन का, जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फ्रेंच और जर्मन की अनिवार्यता सीबीएसई से और केंद्रीय विद्यालयों से हटाई। तो हिंदी अनिवार्य अगर नहीं थी, ऑप्शनल थी थर्ड लैंग्वेज, तो ये बताना चाहिए था सरकार को। अगर बिना सोचे समझे पॉलिसी की और लागू हुआ तो विड्रॉ हुआ तो उनको माफी मांगना चाहिए था। ये सरकार की भी निकम्मेपन है। और जो अभी तर्कसंगत बता रहे थे अनिश जी कि अगर हम नहीं बोल पाते हैं तो पिटाई करेंगे, बनता है। हमने भी देखा मीरा की घटना, और वहां के हमारे दोस्त लोगों से बात भी किया, वहां पे ये बता रहे हैं कि वहां जुलूस निकला और मराठी के खिलाफ नारेबाजी हुई। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर इसका कोई वीडियो फुटेज है तो इनको दिखाना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं है बंबई में और महाराष्ट्र में कि मराठी के खिलाफ मोर्चा निकाल दे। मराठी न बोल पाना एक बात है, लेकिन मोर्चा निकाल दिया ये बिल्कुल गलत है। और ये बताएं कि जब ये कह रहे हैं कि वीडियो दिखाया जा रहा, आपने देखा कि नहीं देखा, मीडिया कर रही है। अरे भाई, मनसे के लोगों ने पीटा और वीडियो खुद बनवाया, ये क्या मीडिया के लोगों ने कहा था? ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। हाँ, पहले तो मुझे लगता है सबसे पहले गोपाल जी, बड़े सारे आरोप लगे हैं। यूबीटी कह रही है कि आप लोगों ने सारी चीजें करवाई हैं, मामला सॉर्ट आउट हो चुका था। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोपने का काम कर रही है। गोपाल जी, हाँ बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए। गोपाल जी, सबसे ज्यादा आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर है। हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर गलत आरोप करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, जो यहाँ पर भाषावाद निर्माण करके राजकारण करना चाहते हैं, वो बहुत गलत चीज है। देखिए, जब हिंदू उदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, इन्होंने हिंदुत्व की नींव रख के यहाँ पर शिवसेना की शुरुआत करे थे। बाला साहब जाने के बाद में सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे साहब ने वो कांग्रेस के साथ में मिलकर हिंदुत्व को छोड़ के जो यहाँ पर 2024 की असेंबली चुनाव लड़ा, उसके बाद में 2024 के असेंबली के चुनाव में 10% वोटिंग, सिर्फ 10% वोटिंग उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिले, 1.5% वोटिंग वहां पर एमएनएफ को मिले। ये जो उनकी असफलता है हिंदुत्व को छोड़ने के बाद में, जो रिजल्ट असेंबली चुनाव में आए, वो असफलता देखने के बाद में अब महानगर पालिका के चुनाव में वहां पर राजकारण करने के लिए, मराठी मानुष को खुश करने के लिए मराठी और मराठी मुद्दा यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब और एमएनएफ ने किया हुआ है। और देखिए, मराठी मानुष को वहां पर ये भाषावाद निर्माण करना अलग बात है, और मराठी के लिए कुछ करना, मराठी मानुष के लिए कुछ करना ये अलग बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजकारण देखिए, 3 अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने मराठी भाषा को वहां पर अभिजात भाषा का दर्जा दिया, जो कि अभी तक पूरे देश में अभी तक 6 भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मराठी भाषा को 2024 में अभिजात मराठी भाषा का दर्जा देके मराठी का इतना बड़ा सम्मान किया हुआ है। देखिए, ये माध्यम से, अभिजात भाषा के माध्यम से पूरे देश में 450 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों में मराठी पढ़ाने का काम वहां पर होने वाला है। और देखिए, महाराष्ट्र के सभी 12,000 लाइब्रेरी जो ग्रंथालय है, वहां पर भी मराठी सशक्त की जाएगी, और डिजिटल माध्यम से भी ये रोजगार यहाँ पर बढ़ने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने जो मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देके महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र में रहने वाले सभी मराठी लोगों के लिए जो काम किया हुआ है, वो कोई पक्ष ने या कोई सरकार ने नहीं किया हुआ। मैं तमाम पूरे महाराष्ट्र के मराठी मानुष के माध्यम से केंद्र सरकार का, नरेंद्र जी मोदी सरकार का अदा करना चाहता हूँ कि मराठी भाषा को उन्होंने अभिजात भाषा का दर्जा दिया। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर मराठी और मराठी भाषा का
यहाँ पर राजकारण करते। मैं उद्धव ठाकरे साहब को चैलेंज करता हूँ कि जहाँ पर 80% से ज्यादा मुस्लिम आबादी जो मालेगांव में है, 31% से ज्यादा मुस्लिम आबादी जहाँ छत्रपति संभाजी नगर में है, और 50 से भी % ज्यादा भाईकला, मुंबादेवी, माला, विवेक, ये भागों में, ये सारे भागों में मुस्लिम आबादी जहाँ 50% से ज्यादा है, वो मुस्लिम लोगों को उद्धव ठाकरे साहब मराठी बोलने की सक्ति करेंगे या नहीं करेंगे, ये उद्धव ठाकरे साहब ने वहां पर डिक्लेयर करने को ना। राजकारण करना अलग बात है और अस्तित्व वास्तविकता में रहना अलग बात है। ठीक है गोपाल जी, चलिए ठीक है गोपाल जी, मैं रोकूंगी। हाँ, शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। राखी जी आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। राखी जी बीजेपी प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी या राज ठाकरे जी कभी भी किसी को मारने के लिए धमकी कभी भी नहीं दिया। महाराष्ट्र एक संघ है, एक साथ है। दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर कर्म भूमि में कोई भी मुंबई या महाराष्ट्र किसी बाप का नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस प्लान करके दंगा भड़काना काम चालू किया। कभी भी 300 साल कभी भी इधर महाराष्ट्र में दंगा नहीं हुआ था। नागपुर में जो दंगा हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेके देवेंद्र फडणवीस जी रिजाइन देना चाहिए। दूसरी बात, आज महंगाई चरम पर है, यहाँ का सब उद्योग धंधा गुजरात जा रहे, उस बारे में देवेंद्र फडणवीस जी कुछ भी नहीं बोल रहे। वेदांता हो, स्टील हो या मेडिकल किट हो, आप देखिए किस तरह से उनका काम चल रहा है। ये जो हिंदी और मराठी भाषा का ये मुद्दा उठा के दिशाहीन करने का, महंगाई चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा युवती के बारे में कोई सोच नहीं है। मेक इन इंडिया हो गया। मुद्रा लोन देखिए, किसी को मुद्रा लोन नहीं दिया। पंतप्रधान आवास योजना गरीब लोगों के लिए क्या किया? फार्मर इधर डेली भी सुसाइड कर रहे हैं। फार्मर कर्जा जो लोन था वो माफ नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ 10 लाख का सूट डालना आज कहाँ गया? अमेरिका आज कहाँ गया? पाकिस्तान आज कहाँ गया? इटली बिरयानी खाने के लिए हमने नहीं बोला था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हो, इधर महाराष्ट्र में दंगा फैलाते हो, लोगों में जाति में दंगा भड़काने का। और दूसरी बात राखी जी, मैं डंके के साथ बोलता हूँ, ये जो मारपीट वीडियो है ना, बीजेपी ने प्लान करके वीडियो बनाए हैं। हमारे पास प्रूफ है। इसके पहले भी तलाक के टाइम भी महिला हिंदू मुझे ऐसा लग रहा है यदि ऐसा कुछ है ना तो इसको भी पब्लिक डोमेन में लाया जाए, क्योंकि ये अच्छा मैसेज तो था नहीं। अभी एक मैसेज ये कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की, भाई जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है वहां जाके मार के दिखाई। अरे तो क्या मारने मुरने के लिए बैठे हैं क्या एक दूसरे को? मुझे समझ नहीं आता किस टाइप की सियासत है भाई। ये बीजेपी भड़काने का प्लान और प्रयास। ठीक है, चलिए मेरे पास समय की सीमा है। शिवानंद जी, यश जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ठीक है, इंडिया गठबंधन हम पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, पूरा देश के कोई भी आ सकते, कोई भी रह सकते हैं, कोई के ऊपर किसी के ऊपर अन्याय होने नहीं देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है और देश के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ठीक है शिवानंद जी, इसका जिम्मेदारी लेके रिजाइन देना चाहिए। शर्म आना चाहिए। मैच फिक्सिंग सरकार है, एक फेकू सरकार है, गोर गरीब दलितों के साथ। ठीक है शिवानंद जी, मेरी आवाज बस करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी गलत काम होगा उसकी सरकार में कोई भी करेगा तो सवाल सरकार से पूछा जाएगा, सत्ता से पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इंदौर से सांसद हैं, वो सिंधी में भाषा देके लोकसभा में सिंध का अलग प्रांत बनाने, अलग प्रदेश बनाने की मांग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर भाषाई आधार पे, क्षेत्र के आधार पे देश को तोड़ने, प्रतिबंधित करने की बातें आ रही हैं सामने, कोई भी करे तो ये सरकार की जिम्मेदारी, सवाल उससे पूछा जाएगा। क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी ने अपने इंदौर के सांसद के ऊपर? कार्रवाई ये करी कि उसे दोबारा टिकट दे दिया। यानी आप ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, ऐसी कार्रवाइयों को बढ़ावा देते हैं। जो महाराष्ट्र में अभी चीजें हो रही हैं, जो दुष्प्रचार हो रहा है, अभी अनीश जी ने जिस तरीके की बात कही उनकी बातें अलग हैं और जो कृत्य सामने आ रहे हैं वो बातें अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता सरकार के लोगों के जो प्रतिक्रिया जिस तरीके की आ रही है उससे बातें अलग हैं। अगर जो सत्ता सरकार बातें कह रही हैं वैसी ही बातें, तो नियंत्रण किसको करना है? विपक्ष को तो नहीं करना है, किसी आम आदमी को तो नहीं करना है, नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है। और अगर वो ऐसी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो सवाल सबसे पहले उनसे ही खड़ा हो जाता है कि आखिर आप द्वेष भावना क्यों फैलने दे रहे हो।
ठीक है, समय की सीमा। अनीश जी चलिए जल्दी से अपनी बात रखिएगा सर। देखिए, मैं दोबारा यहाँ से महाराष्ट्र और मराठी मानुष के बारे में देश में एक गलत मैसेज ना जाए, यहाँ से मैं दोबारा आपके माध्यम से, स्वदेश न्यूज के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई भी उठ के किसी को मार नहीं रहा है, ना ही मराठी मानुष को किसी को मारने के लिए किसी ने कोई इजाजत दी है। ये एक आध दूसरा वाकया हुआ है जहाँ पे उस व्यक्ति ने मराठी भाषा का अपमान किया और वहां उसके माथे पे लिखा नहीं था वो गुजरात से है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से है, और सामने वाला अगर मराठी है, दूसरे प्रांत का एक बंदा है, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ उनकी बहस होती है, उसको राजनीति का उसको रंग ना दे, उसको आप जरा जड़ से देखिए वहां पे हुआ क्या था। उसने अपमान किया है उसकी भाषा का। 40 साल रहने के बाद वो बंदा अगर बोलता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ भाषा बोली जाती है और मैं मराठी नहीं सीखूंगा, और आपने ये भी देखना चाहिए कि जिस वक्त मतलब मुंबई से भारतीय जनता पक्ष के ज्यादा विधायक चुन के आ गए, तो वो बोले कि मुंबई में अभी मारवाड़ी चलेगी, जैन भाषा या फिर गुजराती चलेगी, आपने वो भी न्यूज देखी रहेगी। तो क्या ये अच्छी बात है या अच्छे सिग्नल है? किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने या फिर उनके मिनिस्टर ने इस बात के लिए कंडेम नहीं किया कि हम इसकी निंदा करते हैं, ये जिस भी किसी एरिया में ये हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने ये बोला है। तो ये मराठी भाषा के ऊपर आप जानबूझ के एक अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ वो एक्शन की रिएक्शन थी। आप इसको पूरे महाराष्ट्र की तरफ से ना देखें, ठीक है, हमारी ऐसी सोच नहीं है। आप यहाँ पे देखें, मराठी की एक आप मराठी का आदर करिए। चलिए जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे लगता है इस चर्चा को मुझे फिलहाल यहाँ रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, हिंदी बनाम मराठी है, अस्मिता या सियासत, वो तो साफ समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। सबके अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी बात है, लेकिन मुझे लगता है यदि आप लोग इतना ही सम्मान और भाषा के सम्मान की बात कर रहे हैं तो फिर ये मुद्दा आना भी नहीं चाहिए था। अब आज ये भी बात हो रही है कि अभी आप भाषा की बात करते हैं, फिर आप जाति पर आ जाएंगे महाराष्ट्र में। ये भी बातें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की तरफ से आ रही है, तो ये समझना पड़ेगा। ये आपकी जो सियासत है, आप मुद्दों पर करिए, कम से कम भाषा पर, जाति पर, इन चीजों पर मत आइए, क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं जाता। और किसने मारा, क्यों मारा, किसका अपमान हुआ, ये एक अलग विषय था। और यदि ऐसा लग रहा है कि गलत हुआ है तो उसको भी पब्लिक डोमेन में आने दीजिए, लेकिन सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए इस तरह की चीजें मत लाइए, क्योंकि वाकई में इससे सिर्फ लोग हर्ट भी होते हैं और अच्छा मैसेज नहीं जाता। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।